और कैसे हैं आप लोग? सभी को जोहार। और जेपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में जो झारखंड का सेक्शन है उसकी आज तीसरी क्लास है। लगातार अब क्लास चल रही है जेपीएससी मेंस एग्जाम के लिए। देखिए, अभी जो बात हो रहा था परसों की, पहले पढ़ा जाए कि बाद में पढ़ा जाए, तो इतना बात फिर से बोल दे रहे हैं आपको कि जेपीएससी मेंस की तैयारी आपको पहले करना चाहिए। अगर पीटी आपका रेडी रहेगा, पीटी पास कर जाएंगे और मेंस आपका एकदम रहेगा जीरो, चाहे वो जीएस का हो, चाहे झारखंड जीएस हो या भाषा हो, तो फिर आपको समस्या आएगी। तो इसी कड़ी में क्लास लगातार चल रही है। आज तीसरी क्लास है आपका झारखंड की वनस्पति। वास्तव में हम लोग ने क्या किया है कि जो जीएस का सेक्शन है उसमें से बांट के रखा है। झारखंड का इतिहास अलग, झारखंड का भूगोल अलग, और झारखंड की अर्थव्यवस्था अलग, और झारखंड में एग्रीकल्चर साइंस। साइंस में देखे होंगे आप, वहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीकल्चर साइंस, लेकिन वास्तव में वो झारखंड के संदर्भ में भी है। ठीक है ना? ये चारों जो पार्ट है इसको अलग अलग कर रहे हैं। इसमें जो झारखंड का भूगोल जो चल रहा था उसका तीसरा क्लास है। तीसरा क्लास में हम लोग आज टॉपिक पढ़ रहे हैं झारखंड की वनस्पति। झारखंड की वनस्पति। एक बात और जान लीजिए कि अगर मान लिया जाए कि आप पढ़ते हैं भारत की वनस्पति और फिर पढ़ते हैं झारखंड की वनस्पति, दोनों में अंतर तो होगा ही होगा। अगर आप एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं, मतलब बात अटेम्प्ट करने का किया जाए, अगर बात थोड़ा सा अटेम्प्ट करने का किया जाए, तो झारखंड की वनस्पति की तुलना में अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो भारत की वनस्पति की तुलना में जो झारखंड की वनस्पति है वहां पे मार्क्स आपका ज्यादा आएगा। मार्क्स आपका ज्यादा आएगा, भले 1 मार्क्स हो 2 मार्क्स हो, क्योंकि अगर ये जेपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन है और यहाँ पे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं झारखंड का सेक्शन, थोड़ा सा फायदा मिलता है, ऐसा लोग कहते हैं। ये आपको ऑथेंटिक बात नहीं है कि आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आप झारखंड का सेक्शन अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, पूरा जो उसका कंटेंट है, पूरा मटेरियल अच्छे से लिख के आते हैं, झारखंड का मैप बनाते हैं, अच्छा से निष्कर्ष लिखते हैं, सरकार का कोई स्कीम या सरकार का कुछ ऐसा जो जोड़ के लिखते हैं निष्कर्ष में, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो झारखंड वाला है, जो एरिया है, वहां से आपका मार्क्स ज्यादा आता है। ये पॉइंट आपका, ये बात चला था तो बता दिया आपको कि झारखंड का अटेम्प्ट करेंगे तो ज्यादा आएगा। आज का टॉपिक आपका झारखंड की वनस्पति है। अब झारखंड की वनस्पति में जो मेरा पढ़ाने का अपना स्टाइल है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं सिनॉप्सिस। आखिर झारखंड की वनस्पति में पढ़ना क्या क्या है, और पढ़ने के साथ साथ फिर एग्जाम में आपको लिखना क्या क्या है, मतलब किस फॉर्मेट में, जो क्या आंसर फॉर्मेट होगा और किस आंसर फॉर्मेट पे आप लिख के आएंगे। ठीक है? अगर एक आंसर मेंस एग्जामिनेशन जो भी होता है, अगर आप देखेंगे, जो अभी फिलहाल अभी हम डाले हैं आपका मेंस का जो टॉपर का कॉपी, चाहे अशोक कुमार भारती जी का हो या स्मृति का हो या बहुत सारे लोगों का जो कॉपी, जो टॉपर्स कॉपी हम दिखा दिए आप लोग को, उसमें साफ साफ लिखा, साफ साफ कैसे लिखते हैं उन लोग और कैसे एक आंसर फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, वो सब बातें किया गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो झारखंड की वनस्पति है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, किस प्रकार से हम लोग इसका आंसर बनाएंगे, मतलब सबसे पहले इसका सिनॉप्सिस क्या होगा, आखिर क्या लिखेंगे। तो सबसे पहला बात है परिचय। परिचय लिखेंगे। जो भी सवाल हम किसी भी मेंस एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करते हैं, उसमें उसका परिचय भले छोटा हो, 8 लाइन का, 5 लाइन का, 6 लाइन का, 10 लाइन का, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है। और जब लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास है, जब यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूरी आजादी है, 600+ वर्ड में लिखना है। जब 600+ वर्ड में लिखना है तो इसका परिचय तो लंबा ही होगा। परिचय कम से कम 50-60 वर्ड का होगा तो चलेगा, 70 वर्ड का भी वो चलेगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन में जो 600 मार्क्स का सवाल वाला रहता है, उसमें से 70, 60, 80 तक आप परिचय लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन चीजें सही जो पूछा गया वही लिखा जाए। तो इसमें सबसे पहले करेंगे परिचय। उसके बाद नंबर 2 पे आएंगे झारखंड में वनों का प्रशासनिक विभाजन। वास्तव में जो झारखंड में क्या है कि वनों की संख्या या वनों का परसेंटेज यहाँ पे ज्यादा है, जितना चाहिए। अब ये जो आदर्श माना गया है ना कि 33% चाहिए फॉरेस्ट, और यहाँ पे 29% प्लस यहाँ पे फॉरेस्ट है। अब इतना बड़ा अगर वन का एरिया है, वन का क्षेत्रफल है या वन का परसेंटेज है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे वनों को, सारे जंगलों को एक बांट के रखा जाएगा। तो झारखंड में सरकार ने बांट के रखा कि कैसे कैसे इसको हमको देखना है। तो सेकेंड पार्ट में बात करेंगे झारखंड में वनों का प्रशासनिक विभाजन। तीसरा बात करेंगे झारखंड में वनों का मुख्य प्रकार। अब एक बात जान लीजिए, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आप लिखते हैं तो उस लॉन्ग क्वेश्चन का जो आंसर फॉर्मेट में एक ऐसा पार्ट आता है जो उसकी आत्मा होती है, उसको बोलते हैं मेन बॉडी। मतलब जो सवाल पूछा गया है उसमें निष्कर्ष कुछ कर लें,
आलोचना कुछ कर लें, परिचय कुछ लिख लें, लेकिन उस सवाल का कोर पार्ट है, उसको आत्मा बोलते हैं। तो इस सवाल की अगर आत्मा की हम बात करें तो इस सवाल की आत्मा यही है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है झारखंड की वनस्पति, अर्थात जो झारखंड के वनस्पति का प्रकार कितना होगा, और उस सारे प्रकार का मैप बना के, मैप दिखा करके उसका सारा अच्छा से व्याख्या करना पड़ेगा। तो तीसरा जो पार्ट है वह है झारखंड में वनों का मुख्य प्रकार। कहा जाए तो यही जो ये पार्ट है इस सवाल की आत्मा है। जो इसको अच्छा से लिखेगा उसी को बढ़िया मार्क्स मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मैप झारखंड का मानचित्र। अब अगर मान लिया जाए झारखंड का ज्योग्राफी या हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, अगर आप झारखंड से सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं, जैसे मान लिया आपने अटेम्प्ट किया झारखंड की मिट्टी, तो झारखंड की मिट्टी आप अटेम्प्ट करेंगे तो वहां पे झारखंड का मैप बना के झारखंड की मिट्टी दिखाना पड़ेगा। लाल मिट्टी कहाँ है, काली मिट्टी कहाँ है, बलुई मिट्टी कहाँ है, लेटराइट मिट्टी कहाँ है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ है, दिखाना पड़ेगा। उसी प्रकार से जब वनस्पति की हम बात करेंगे तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र या शुष्क कहाँ कहाँ है, सब सारा आपको दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग मैप बना के दिखाएंगे। तो यहाँ पे झारखंड का मैप बनाएंगे। अगर सवाल इंडिया का होगा तो इंडिया का मैप बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगला जो पार्ट इसका है ये है आपका झारखंड में वन संसाधन का महत्व। अब ये पार्ट को देखा जाए थोड़ा सा, ये जो पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट है झारखंड में वन जो संसाधन का महत्व, क्योंकि हम इतना 600 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आखिर लिखेंगे क्या, लॉन्ग क्वेश्चन में लिखेंगे क्या, पूरा यहाँ तक आएंगे हम लोग मैप बनाएंगे तो हमको लगता है 300-350 वर्ड में खत्म हो जाए, और है तो लंबा क्वेश्चन है। और वास्तव में जो वनों का महत्व या वन को हम एक रिसोर्स के रूप में मानते हैं, उस रिसोर्स का महत्व क्या है, और वो भी झारखंड के संदर्भ में, उसको हम लोग मेंशन कर देंगे। क्या कुछ समस्याएं भी आ रही हैं, संबंधित समस्या समाधान, क्या कुछ समस्याएं भी आ रही हैं। जब हम झारखंड के वनस्पति के बारे में बात करेंगे या झारखंड के वनों के बारे में बात करेंगे, तो क्या उन झारखंड की वनस्पति या झारखंड के वनों की कुछ समस्याएं भी हैं, और अगर समस्याएं हैं तो उनका समाधान क्या होगा, और उस समाधान के लिए सरकार या सरकार के साथ साथ जो झारखंड के लोग हैं वे क्या कर रहे हैं, उसके बारे में हम मेंशन करेंगे। और लास्ट में आपका हो जाएगा निष्कर्ष हो जाएगा। निष्कर्ष के बारे में एक बात जान लीजिए, यहाँ पे तो निष्कर्ष हम लिख दिए हैं, 6, 7, 8, 10 लाइन का निष्कर्ष लिखा हुआ है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मेंस एग्जामिनेशन में आपकी बुद्धि क्या या आपका आईक्यू लेवल का चेक होता है निष्कर्ष में ही। कितना तगड़ा, कितना अच्छा निष्कर्ष आप लिख के आते हैं। अब हमने जो निष्कर्ष लिखाया उसी को आप कॉपी कर लेंगे तो ठीक है, मार्क्स मिल ही जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि निष्कर्ष आपका अपना होना चाहिए। ये जो निष्कर्ष है, ये निष्कर्ष आपका खुद का होना चाहिए, अपना होना चाहिए। आप देखिए कैसे निष्कर्ष लोग लिखते हैं, जैसे कि सवाल में अभी आपको निष्कर्ष आएगा, लेकिन इसको देख के सीख सकते हैं आप। लेकिन जब एग्जाम में लिखने की बारी आएगी तो प्रयास कीजिए कि अपना निष्कर्ष लिखिएगा, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। ठीक है। अब ये था आंसर फॉर्मेट। तो टॉपिक आपका पता ही चलता, टॉपिक है आपका झारखंड की वनस्पति, और झारखंड की वनस्पति का हम लोग आंसर फॉर्मेट कर दिए। इसका नोट्स भी रेडी है। बार बार हम बोलते रहते हैं कि जब आप नोट्स बनाएंगे, जो पढ़ने वाला छात्र है वो नोट्स बनाएगा, तो पढ़ेगा कब। एक बहुत गलती कर बैठते लोग हैं कि खुद से बैठ कर बनाते नोट्स। भैया खुद से मत बनाइए, आपको इतना समय कहाँ आपके पास है। आप प्रयास कीजिए कि जो बना बनाया नोट्स है ना, जो बना बनाया नोट्स है उसको आराम से आप पढ़िए, कंठस्थ कीजिए, रटिए, प्रैक्टिस कीजिए, और एग्जाम में जाके लिख के आइए। बहुत लोग बनाते हैं खुद का नोट्स, बनाइए खुद का नोट, फुट नोट्स, लेकिन हर नोट्स पूरा लॉन्ग नोट्स जो है उसको खुद मत बनाइए, उतना टाइम मत लगाइए। खाली उसका की पॉइंट आप लिख सकते हैं। बना बनाया नोट्स पढ़िए और पढ़ के परीक्षा पास कीजिए। एक तो होगा कि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ पार्ट छूट ना जाए, कुछ भाग छूट जाएगा, ये देखिएगा। तो इसका बना बनाया नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ये नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे इसको। अब देखिए शुरुआत करते हैं झारखंड की वनस्पति से परिचय से। तो झारखंड की वनस्पति का जो परिचय है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम पढ़ते जाते हैं धीरे धीरे, चूंकि क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। यहाँ पे मेरे पास है क्या, अब अगर यदि मान लिया जाए इसको बोर्ड पर लिख लिख के हम पढ़ाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। चीजें सामने रहेगी तो उसको हम लोग पढ़ते भी जाएंगे, और कुछ की पॉइंट्स या कुछ महत्वपूर्ण जो उसका भाग कॉन्सेप्ट है उससे बात करते हुए आगे निकल जाएंगे, तो आपको आसानी भी होगी, सुविधा भी होगी। अब प्राकृतिक वनस्पति का विकास प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, अक्षांशीय विस्तार, समुद्र से दूरी तथा जलवायु जैसे अवयवों पर निर्भर करता है।
ये सब भौगोलिक भाषा है, आप देख ही रहे हैं। जैसे कि जलवायु, जलवायु पे निर्भर करेगा। जलवायु का मतलब क्या, जलवायु का मतलब वर्षा, तो मोटा मोटी जलवायु की बात करें तो मतलब वर्षा। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार क्या, अक्षांशीय विस्तार में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो अक्षांशीय विस्तार का जो कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भैया जो विषुवत रेखा होगा, विषुवत रेखा के आसपास गर्मी ज्यादा पड़ेगा, ज्यादा गर्मी पड़ेगा और ज्यादा वर्षा होगी, ज्यादा वर्षा होगी तो वहां के जंगल पूरा हरे भरे होंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से हम आगे बढ़ेंगे ध्रुवों की ओर, और जैसे अक्षांश उच्च होता जाएगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे गर्मी कम पड़ेगी, गर्मी कम पड़ेगी, थोड़ा सा वर्षा भी कम पड़ेगी, वर्षा कम पड़ेगी तो उसके अनुसार से वहां का भौगोलिक वातावरण में जो उसका पेड़ पौधा निकलेगा। तो ये डिपेंड करता है अक्षांश के कम होने या अधिक होने से। जलवायु का मतलब साफ है वर्षा। अब झारखंड की बात किया जाए, झारखंड में वर्षा कहीं कम पड़ता है या ज्यादा पड़ता है। ऑलमोस्ट देखिएगा तो झारखंड में वर्षा वहां कम ही पड़ता है। जब झारखंड में वर्षा कम पड़ेगा तो कैसा होगा पेड़, आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब जबकि झारखंड मानसूनी जलवायु का क्षेत्र है, पर अक्षांशीय विस्तार, उच्चावच, समुद्री प्रभाव के कारण यहाँ आंतरिक विविधता पाई जाती है एवं यही आंतरिक विविधता इसके संसाधनात्मक महत्व को बढ़ा देता है। ये वही बात है, बात को रिपीट कर रहे हैं। अब मेन बात आता है झारखंड में वनों का प्रशासनिक विभाजन। झारखंड में जो प्रशासनिक विभाजन हुआ है जंगलों का, तो उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन आप चाहें अगर मान लिया जाए ये सेक्शन नहीं पूछा है, एक बात हम बोल रहे हैं, अगर ये सेक्शन नहीं पूछेगा, हम चूंकि पढ़ रहे हैं पूरा ओवरऑल, अगर वनस्पति का सवाल बदल देगा और ये नहीं पूछेगा तो इसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं रहेगा, सिर्फ झारखंड की वनस्पति के बारे में विस्तार से लिखें, तो आपको इस सेक्शन को भी लिखना पड़ेगा कि जो झारखंड में वन का जो विभाजन कैसे किया गया है। अब देख रहे हैं यहाँ पे आरक्षित वन है ना, आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत, ये 3 भागों में बांटा गया है। थोड़ा सा पहले बात कर लेंगे हम परसेंटेज का, क्योंकि झारखंड में वनों का एरिया, वनों का ज्यादा परसेंटेज है। ये जो आरक्षित वन झारखंड में है वो मोटा मोटी जो है वो 75% के आसपास, और ये प्लस ही होगा, 75% प्लस, यहाँ प्लस मान के चलेंगे। और ये जो आपका है वो आपका 17% प्लस, और ये आपका जो है वो 6% प्लस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो झारखंड का प्रशासनिक विभाजन किया गया है, वनस्पति को बांटा गया है या जंगलों का बांटा गया है, उसमें 75% एरिया जो क्या है आरक्षित वन है। अब आरक्षित वन क्या है, तो आप पीटी में, ये तो सब क्लास चल रहा है मेंस का, यहाँ पर पीटी का फैक्ट का हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, ज्यादा करने के बाद तो फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। आप जब पीटी जेपीएससी पीटी में पढ़ रहे होंगे क्लास थी वनों के बारे में, तो उसका आरक्षित, सुरक्षित, अवर्गीकृत क्या होता है, झारखंड के किस जिला में पाया जाता है, उसका कितना परसेंट, सब पीटी का बात है। थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस हम लोग करके आगे निकलेंगे इसको। अब मान लिया जाए कि ये जो आरक्षित वन होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप बिना अनुमति के, है ना, बिना अनुमति के कोई भी काम नहीं कर सकते, बिना अनुमति के कार्य नहीं कर सकते, बिना अनुमति के आप यहाँ पे कार्य नहीं कर सकते। लेकिन क्या अनुमति लेके कार्य कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल आपको देना है। अब झारखंड में जंगल तो है, जंगल के साथ जो वहाँ के आदिवासी या वनवासी, उनका मूल अधिकार भी आप देखे होंगे, अभी आया कानून आया 2006 में, है ना, वन कानून अधिकार आया 2006 में। तो क्या इस एरिया में पशु चरा सकते हैं, तो हाँ, हम चाहे तो यहाँ पे पशु चरा सकते हैं, पशु चरा सकते हैं, ठीक है, पशु चरा सकते हैं। क्या लकड़ी काट सकते हैं, क्या लकड़ी यहाँ पे काट सकते हैं। अब लकड़ी होता है बहुत टाइप का, एक होता है सूखी लकड़ियाँ। अब ना गैस पूरा आ गया है, गैस के सबके अंदर, पहले क्या था, पहले जंगल से गए, लकड़ी काट के सूखी लकड़ी ले आए, उसको जलाए, उसको खाना बनाए। तो सूखी लकड़ियाँ काट सकते हैं, एकदम इसमें काट सकते हैं, सूखी, है ना, सूखी लकड़ियाँ काट सकते हैं। मतलब यहाँ क्या, लकड़ियाँ काट सकते हैं, मतलब इसमें यह है कि ये जो आरक्षित है, जो आरक्षित है उसमें 100% प्रतिबंध नहीं है, आंशिक प्रतिबंध है। यहां कहा जाए तो इस एरिया में आंशिक प्रतिबंध है,
अनुमति लेकर के आप कर सकते हैं। थोड़ा सा अब ज्यादा बढ़ा है, ज्यादा मतलब हार्ड हुआ है नियम। तो पहले आप देखिएगा 20 साल पहले सब मर्जी से जाता था, जंगल गया, जंगल से काट के ले आया, दतवन ले आया, पत्ता ले आया, लकड़ी ले आया, कोई पैसा नहीं था। यहाँ पे जब जाएंगे सुरक्षित में तो यहाँ पे पूर्ण प्रतिबंध, यहाँ पे आप कोई भी काम नहीं कर सकते, यहाँ पे पूर्ण प्रतिबंध है, यहाँ पे सीधे प्रतिबंध है, यहाँ पे सीधे प्रतिबंध है। सीधे प्रतिबंध का मतलब क्या? पशु नहीं, पशु नहीं, लकड़ी नहीं, यहाँ पे प्रतिबंध है। और अगर सरकार अभी तक कोई जंगल के वैसे एरिया, वैसे क्षेत्र को अगर सरकार नहीं बांट पाई है कि कौन होगा आरक्षित और कौन होगा सुरक्षित, वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा इसका अनक्लासिफाइड में आ जाएगा। मतलब अनक्लासिफाइड वैसे जंगल हैं जहां अभी तक निर्णय यह नहीं हुआ है कि क्या इसे पूरा तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए अथवा क्या क्या कुछ आंशिक अनुमति से या आंशिक रूप से इसको खोल के रखा जाए कि यहाँ लोग कुछ जंगल का काम कर सकें। कि सरकार इस क्षेत्र को सर छोड़ के रखती है, अभी छोड़ कर रखी हुई है, समझिए। अब देखा जाए कि ये क्षेत्र कहाँ मिलता है, ये जो आपका आरक्षित है ये कहाँ कहाँ पे है, और ये कहाँ पे सुरक्षित कहाँ कहाँ पे है, और ये कहाँ कहाँ पे है। तो थोड़ा सा झारखंड का मैप में हम लोग इसको देख लेंगे, फिर लोग आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा आपको आसानी होगा। अब देखा जाए आरक्षित, तो आरक्षित अगर हम देखते हैं, आरक्षित को अगर झारखंड के मैप में आप देखने का प्रयास कीजिएगा तो जो आरक्षित वन है, आरक्षित जो वन है आपका, वो आरक्षित वन आपका यहां से अगर इसको देखिएगा, आरक्षित वन देखिएगा तो आरक्षित वन आपका रांची से इस एरिया को थोड़ा सा ऐसे करके, इस एरिया से लेकर के इस एरिया, ये जो पूरा ये झारखंड का एरिया है, ये जो झारखंड का एरिया है, इस एरिया में आपका आरक्षित वन है। गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, लातेहार का भी भाग आएगा, थोड़ा सा लातेहार का भी भाग आएगा, लातेहार का भी भाग आएगा। तो इस एरिया में जो ये जो एरिया है, ये एरिया आपका आरक्षित वन है, और ये झारखंड का बहुत बड़ा एरिया 75% कवर करता है। अब सुरक्षित का अगर बात कीजिएगा तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये पूरा कोल्हान पोराहाट का जो बेल्ट है ना, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया पूरा आ जाएगा। उसमें पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, ये एरिया आ जाएगा, आरक्षित वन में आ जाएगा। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है ये आपका आ जाएगा सुरक्षित में, सॉरी उल्टा बोल दिए, पहले था वहां ऊपर जो बताया वो था आपका आरक्षित, और ये आपका है सुरक्षित। ठीक है, अब तीसरा जो भाग है वो क्या है? वो है आपका है अनक्लासिफाइड अविकृत। ये जो एरिया है वो सबसे ज्यादा साहेबगंज में है और दुमका में है। ये एरिया जो है सो आपका साहेबगंज में है ना, ये साहेबगंज में है, और थोड़ा मोड़ा ये एरिया जो है तो दुमका में है, दुमका में एरिया है, और ये कुछ एरिया आपका साहेबगंज में। और थोड़ा सा इसको और ये देखा जाए अनक्लासिफाइड तो कुछ एरिया पश्चिमी सिंहभूम में भी है, ये कुछ एरिया जो है तो आपका पश्चिमी सिंहभूम में भी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि झारखंड के का जो वन है उसको जो सरकार ने बांट के रखा है वो कहाँ पे कैसे 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 है, और इसको मेंशन कर दिखा देना है, मेंशन कर देना है। ठीक है, नोट्स में तो आपका पूरा मेंशन किया हुआ है ही। अब लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, थोड़ा सा विस्तार कर देंगे इसका। जो आरक्षित वन है इसका सर्वाधिक विस्तार हजारीबाग एवं गढ़वा क्षेत्र में है। इसमें आम जनता का सीधा संबंध होता है जिनसे उनकी आर्थिक एवं सामाजिक, ठीक है ना, स्थिति प्रभावित होती है। ठीक है, उसके बाद है सुरक्षित वन। इसका सबसे बड़ा वन क्षेत्र पोड़ाहाट एवं कोल्हान क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। राजमहल एवं पलामू के जंगल भी इस श्रेणी में आते हैं। इसके अंतर्गत झारखंड के कई राष्ट्रीय उद्यान विकसित किए गए हैं। अब पलामू वाला एरिया इसमें आ जाएगी, इसको बताए वहां पे नहीं, लेकिन मोटा मोटी बताया कि ये इधर है, ये एरिया इधर इधर, पूरा एकदम एग्जैक्ट देखिएगा तो एग्जैक्ट फिर इसके कोल्हान को या पलामू से आपको करना पड़ेगा, वो देख लीजिएगा जैसे जैसे इसमें किया हुआ है। ठीक है, मैप पे आपको बताया, मोटा मोटी हम बताए। पर सुरक्षित वन का विस्तार आरक्षित वन की तुलना में कम है। कम यहाँ पे तो है ही ना, यहाँ पे कम क्यों है? क्योंकि ये जो आरक्षित वन है वो आपका 75% है, जो सुरक्षित वन है वो आपका 17% है, कम है, इसकी तुलना में यहाँ पे कम है। अब तीसरा आपका है अवर्गीकृत वन। इसका विस्तार साहेबगंज, पश्चिमी सिंहभूम इत्यादि जिलों में है।
इन दोनों को हम डिफाइन कर दिए। अब इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत लकड़ी काटने या पशुओं को चराने के लिए झारखंड सरकार कर वसूलती है, पर झारखंड में ऐसे वन काफी कम मात्रा में है। अगर जो वन है अवर्गीकृत, जो वन है अनक्लासिफाइड, वहां सरकार चाहे तो टैक्स वसूल करके उसमें लकड़ी काटने के लिए या बाकी अन्य काम के लिए आपको दे सकती है। लेकिन ऐसे झारखंड में वनों का जो क्षेत्र है बहुत कम है। ये जो क्षेत्र आपका है सो मात्र आपका 6% है, हम लोग बात कर चुके हैं। ये वन आपका जो है वो 6% ही है, मतलब बहुत कम है। अब जो इसका मेन जो सवाल पूछा है झारखंड की वनस्पति, तो झारखंड में वनों के मुख्य प्रकार को देखा जाए, झारखंड की वनस्पति को उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनस्पति के अंतर्गत रखा जाता है, लेकिन वर्षा एवं उच्चावच संबंधी विभिन्नता के कारण कुछ क्षेत्रीय भिन्नता भी पाई जाती है, जिसमें 2 वर्ग है। यहाँ का जो जंगल है उसको बांटा गया है दो भागों में। अब कुछ थोड़ा सा यहाँ बेसिक कंसेप्ट का बात करना है। जैसे पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। आर्द्र का मतलब क्या, आर्द्र का मतलब क्या, वर्षा ज्यादा। जब आर्द्र हम शब्द का प्रयोग करते हैं इसका मतलब ही क्या हुआ, वर्षा ज्यादा। एक तो झारखंड में वर्षा कम होती है, लेकिन यहाँ पे जो आया यहाँ वर्षा ज्यादा, और अगर इसी के बदले में यहाँ होता शुष्क सूखा तो वर्षा कम। अब ये जो पैमाना जो इकाई है मानने का, यहाँ पे है, आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका विकास उन क्षेत्रों में मिलता है जहां औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अब जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट कीजिएगा कि आखिर 120 सेंटीमीटर ही क्यों माना गया। यहाँ जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन है और उष्णकटिबंधीय शुष्क वन है, उसमें 1 सेंटीमीटर को ही क्यों इकाई माना गया है, कि 1 सेंटीमीटर से ज्यादा और 1 सेंटीमीटर से कम, ऐसा क्यों माना गया है, कमेंट कीजिएगा आप लोग। इसका उत्तर ये है कि जो झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा है, जो झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा है, औसत जो वार्षिक वर्षा है झारखंड की, ठीक है ना, ये आपका 120 से लेकर के 140 सेंटीमीटर तक है। क्योंकि झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर के आसपास है, इसीलिए आर्द्र और शुष्क वाले में जो पैमाना जो इकाई माना गया है, वो इकाई माना गया है 120 सेंटीमीटर। और भी कोई कारण होगा, क्या कारण है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 120 सेंटीमीटर ही क्यों माना गया है। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए इसको। पाट प्रदेश, रांची का पठार और बांसवाड़ापुर का पठार पूर्वी दक्षिणी भाग को आर्द्र पतझड़ वनों की श्रेणी में रखा जाता है। अब ये जो पूरा एरिया है, अभी आपको दिखाई पड़ेगा मैप में, ये जो पाट का प्रदेश है, पाट का प्रदेश पूरा, रांची का पठार, बांसवाड़ापुर का पठार और पूर्वी एवं दक्षिणी भाग को आर्द्र पतझड़ वनों के श्रेणी में हम रखते हैं। मैप में आपको दिखाई पड़ेगा पूरा आर्द्र कहां से कहां तक है और शुष्क कहां से कहां तक है, पूरा मैप बना हुआ है। मैप में आपको दिखाई पड़ जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यहाँ के पेड़ ग्रीष्मकाल में अपने पत्ते छोड़ देते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की दर को कम किया जा सके। भैया गर्मी जब पड़ेगा और बारिश होगी ही नहीं, जब बारिश होगा ही नहीं तो पत्ते अपना कहाँ से बना पाएंगे भोजन, तो क्या करते हैं, पत्ते अपना जो पेड़ है पत्ते को त्याग देते हैं। क्यों, कि जो वाष्पोत्सर्जन का जो दर है वो कम कर सके और अपना जो अस्तित्व है उसको बचा सके, तो क्या करते हैं, पत्ते छोड़ देते हैं। तो फागुन महीना में क्या किए, पत्ते छोड़ दिए और फिर से नया पत्ता आ जाता है। तो ये इसका समझिए तरह से पहचान है। क्यों, क्योंकि पानी ही नहीं है ना। सखुआ यहाँ का महत्वपूर्ण वृक्ष है जिसकी सघनता एवं ऊंचाई काफी अधिक है। करौंज, कुसुम इत्यादि जैसे सदाबहार वृक्षों के साथ साथ झाड़ियां भी पाई जाती है। पश्चिमी सिंहभूम का सारंडा वन क्षेत्र ऐसे ही वन का उदाहरण है। तो जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन है उसका सब एग्जाम्पल आपको है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे जो पेड़ है अपने पत्ते छोड़ दे रहे हैं। पेड़ का एग्जाम्पल कौन, सखुआ आ गया आपका, करौंज आ गया आपका, जामुन हो जाएगा, महुआ हो जाएगा, सब हो जाएगा जो आप यहाँ पे तो लिखा हुआ है इत्यादि, लिखा हुआ है ना, इत्यादि लिखा हुआ, इत्यादि लिखा हुआ। इत्यादि का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, सबका नाम तो संभव नहीं लिखना है ना, बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। आर्द्र पतझड़ वनों के विकास में वर्षा के अलावा मिट्टी, चट्टानों की प्रकृति और ढाल की प्रवणता
एक वर्ड आता है आपका ढाल की प्रवणता, है ना, स्लोप ऑफ ग्रेडियंट। एक वर्ड आता है स्लोप ऑफ ग्रेडियंट, स्लोप ऑफ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, स्लोप ऑफ ग्रेडियंट। अब ये क्या है देख लीजिए, स्लोप ऑफ ग्रेडियंट, ढाल की प्रवणता। जब ढाल ऐसे होगा, जब ढाल जब ऐसा समतल है, मान लिया जाए ये समतल, मान लिया जाए ये समतल है, समतल है तो यहाँ पे पेड़ खड़ा है, पानी आएगा तो पानी उसको रोक लेगा, पानी रोक लेगा, ठीक है, मिट्टी जो है पानी रोक लेगी तो पेड़ को पानी मिलेगा। लेकिन ढाल अगर ऐसे ऐसे हो जाएगा, स्लोप ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, सारा जो पानी है सो नीचे चला जाएगा और साथ में अपने साथ मिट्टी को भी ले जाएगा, जो कि पेड़ के लिए वो नुकसानदायक है। झारखंड में दिखाई पड़ेगा आपको, ऐसा स्लोप खूब दिखाई पड़ता है। जहाँ स्लोप ऐसा होगा तो वहाँ पेड़ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए फाइलाइट चट्टानों के क्षेत्र में सखुआ के साथ साथ बांस का पाया जाना, जबकि लावा निर्मित क्षेत्रों में बांस की उपस्थिति नहीं होती है। अब एक इसकी एक अलग से अपनी विशेषता है कि जहाँ चट्टान फाइलाइट है वहां पे क्या सखुआ भी पाया जा रहा है और बांस पाया जा रहा है। वास्तव में ये हम ये अलग करना चाह रहे हैं, आर्द्र वाला अलग और शुष्क वाला अलग, ये दोनों अलग कैसे कैसे होगा उसके बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जो यहाँ जो बेसिक उद्देश्य है दोनों को अलग अलग करना। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अधिक आर्द्रता से युक्त निम्न घाटियों में ऊंचे एवं सघन सखुआ के वृक्ष पाए जाते हैं, जबकि तीव्र ढाल एवं पतली मिट्टी से युक्त क्षेत्र में अपेक्षाकृत ऊंचाई एवं सघनता दोनों कम मिलती है। ये सारा विशेषता किसका था, तो विशेषता था आपका आर्द्र पतझड़ वन का। अब दूसरा आ गया आपका उष्ण का, है ना, उष्ण कटिबंधीय शुष्क, फिर सूखा आ गया शुष्क। शुष्क मतलब क्या, वर्षा की मात्रा कम, वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा क्या, वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी। वर्षा की मात्रा कम किससे तुलना करेंगे, 120 सेंटीमीटर से। क्यों तुलना करेंगे, क्योंकि झारखंड की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 120 सेंटीमीटर है और उससे यहाँ पे कम का बात है। जब वैसे क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम हुई है उसको बोलेंगे शुष्क पतझड़ वनों का विकास, विकास या उसको उस श्रेणी में हम लोग रखेंगे। झारखंड का दक्षिणी भाग, उत्तर पश्चिमी झारखंड तथा संथाल परगना का पूर्वी किनारा इत्यादि इसके मुख्य क्षेत्र हैं। यहाँ पतझड़ का मौसम अपेक्षाकृत लंबा होता है, पेड़ों की ऊंचाई तथा सघनता कम पाई जाती है। पेड़ यहाँ पे घना कम होगा, ऊंचाई भी कम होगा। सखुआ प्रमुख वृक्ष है पर आर्द्र पतझड़ वनों की तुलना में यहाँ इसकी सघनता ऊंचाई कम पाई जाती है। मेन बार बार आपका आ रहा है सखुआ, सखुआ आ रहा है, तो सखुआ दोनों में पाया जाएगा, आर्द्र में भी और उष्ण में भी। लेकिन अंतर क्या है, आर्द्र पतझड़ वन में सखुआ की ऊंचाई ज्यादा होगा, सघनता ज्यादा होगा, और शुष्क वाले में क्या हो जाएगा, सखुआ की ऊंचाई कम होगा और सघनता भी कम होगी, मतलब ज्यादा दूर दूर सब झाड़ी जैसा हो जाएगा, ठीक है। सघनता ऊंचाई कम पाई जाती है। सखुआ के साथ साथ बांस भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त खैर, पलास, महुआ इत्यादि। अब तो खैर सब काट के खत्म, खैर से कत्था बनता था, ये खैर से है ना कत्था बनता था, तो खैर जो है सो अब तो बहुत कम मिलता है, क्योंकि सारा स्मगलर लोग जो जंगल माफिया था पहले, अब तो मिलेगा ही नहीं, तो सारे जंगल माफिया लोग आके कि खैर के पेड़ को काट काट के और उसे कत्था बना के बेच दिए, जो पान में खाते हैं। तो ये बहुत कम बचा, झारखंड में उसकी मात्रा कम बची हुई। महुआ भी है, महुआ है, महुआ कांटा कम गया है। क्योंकि महुआ कांटा कम क्यों गया है, क्योंकि महुआ फल देता है, महुआ का फूल सबके लिए उपयोगी है। और सारे जो झारखंड के गांव हैं वहां जहां बंगल बगल में जंगल है, सारे जंगल के लोगों ने अपना कब्जा कर रखा है, ये मेरा पेड़, ये मेरा पेड़, ये मेरा पेड़। और चूंकि सखुआ इतना का मूल्यवान पेड़ है, वो फल फूल देता है, तो लोग काटते नहीं, सखुआ बचा हुआ, सखुआ पलास बचा हुआ है, ठीक है। अब झारखंड की जो वनस्पति इसको अगर मैप में बांट के देखिएगा तो इस तरह से मैप में आपको बांट के दिखाएगा, साफ साफ यहाँ पे साफ साफ आपको आ ही रहा होगा। अगर मैप में बांट के देखिएगा तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम रखे हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, तो ये यहां से है। जितना बताया आपको एरिया, हम ना जितना एरिया बताए अभी, जितना एरिया ऊपर में लिखा हुआ था देख सकते हैं, अब तो पता चल लग गया होगा कि कौन सा जिला कहाँ कैसे कैसे है। तो ये जो एरिया पूरा झारखंड का है वो है आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। यहाँ मतलब क्या, इसके ऊपर में क्या, यहाँ पे 120 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, मतलब यहाँ वर्षा ज्यादा होगी, वर्षा ज्यादा होगी, और जो पेड़ यहाँ पे लंबे होंगे, ठीक है ना, सघनता ज्यादा होगा, ऊपर वाला है। और नीचे है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है पूरा झारखंड के संदर्भ में हम बात कर देख रहे हैं, ये वाला है।
ये आपका पूर्वी सिंहभूम का एरिया है, ये आपका पश्चिमी सिंहभूम का एरिया है ना। यहाँ पे सरायकेला खरसावां है। ये वाला जो पूरा एरिया है, इस एरिया में पाया जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम पाई जाएगी। यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई छोटी होगी, सघनता कम होगी, है ना। ये आपका मैप से हम लोग इसको दिखा दिए पूरा, झारखंड, और ये सेंटर दिखा देंगे, ये सेंटर अपना रांची दिखा देंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम पाठ जोड़ दिए हैं कि आखिर वनों का महत्व क्या है। जो हम वन पढ़ रहे हैं, पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका महत्व क्या है। तो महत्व में पहला पॉइंट डाल देंगे। इसको आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। जो वनों का महत्व है, तो पॉइंट मेरा पॉइंट तो है ही, आप चाहे तो इसमें कुछ अपना एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ सकते हैं या भाषा बदल सकते हैं। की पॉइंट्स ऑलमोस्ट यही रहेगा, लेकिन अपनी भाषा आप बदल सकते हैं। तो महत्वपूर्ण पेड़ जैसे सखुआ, शीशम, महुआ, सागवान, आम, जामुन इत्यादि का बहुउद्देशीय लाभ होता है। जैसे सखुआ से फर्नीचर, रेलवे के स्लीपर इत्यादि बनाए जाते हैं। तो जो पेड़ झारखंड में मिलते हैं बहुत मूल्यवान पेड़ है, उनका बहुत शीशम का, सागवान का, सखुआ का बहुत काम का, स्लीपर इत्यादि बनाए जाते हैं। वहीं बाकी औषधीय काम में आते हैं। तो जो झारखंड का जो पेड़ पौधा है, वो पेड़ पौधा काफी बहुमूल्य है और काफी काम का है। चाहे बात फर्नीचर का हो, बात रेलवे का स्लीपर का हो, ठीक है, या तो औषधीय काम में, तो ये बहुत काम आता है। झारखंड का पेड़ पौधा बहुत मूल्यवान है, बहुत बहुमूल्य है और इसका काफी लाभदायी है। बांस लाख, पॉइंट नंबर 2 में आइएगा तो बांस है ना, बांस लाख, सखुआ का पत्ता। अब सखुआ का पत्ता है, सखुआ का पत्ता जाते हैं लोग जंगल से तोड़ के ले आते हैं फ्री। अब यहाँ झारखंड का 75% जो जंगल वहाँ फ्री है, वहाँ पे कोई बैन नहीं है इसके लिए। आराम जाइए, आराम से सखुआ का पत्ता तोड़ के ले आइए। साथ में अब लोग क्या करते हैं, दतवन के लिए उसका जो सखुआ का जो डाली तोड़ के लाते हैं। अब तो खैर कम हो गया, क्योंकि सबके घर में ब्रश हो गया, सब लोग धोते हैं ब्रश से मुंह, लेकिन अभी भी वहां से सखुआ का पत्ता, सखुआ का जो डाली तोड़ के लाने की परंपरा है। तो बांस हो गया, लाख हो गया, सखुआ का पत्ता हो गया, कत्था कत्था हो गया, ये खैर वाला तथा औषधीय पौधे, विभिन्न प्रकार के घास इत्यादि भी उपयोगी वनोत्पाद हैं। ये झारखंड के वन का महत्व कार्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। तीसरा है झारखंड में केंदू का पत्ता। केंदू का पत्ता के लिए कहते हैं कमाल है। केंदू का पत्ता से क्या होता है, बीड़ी बनता है। केंदू का पत्ता है, उसको तोड़ा जाएगा, फिर सुखाया जाएगा, फिर पानी में भिगोया जाएगा, भिगो करके उसको नाप के काट दिया जाएगा, और काट में सबसे घटिया किस्म का तंबाकू का सबसे घटिया किस्म डाल दिया जाएगा, फिर उसको बनाया जाएगा बीड़ी। और बीड़ी खूब बिकता है झारखंड में, बिहार में, बंगाल में होता है। यहाँ से बंगाली लोग ज्यादा बीड़ी पीते हैं। झारखंडी की तुलना में जो बंगाल के लोग हैं, वो बीड़ी बहुत ज्यादा पीते हैं। और बीड़ी सब यहाँ से आता है। बीड़ी बनता है केंदू का पत्ता से, ये काम क्या आता है, क्या बीड़ी बनाया जाता है, ठीक है ना। यह व्यवसायिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। सखुआ के पत्ते से खाने के पेट बनते हैं। लाह से बनता है चूड़ियाँ, ठीक है, ये और बनता है कॉस्मेटिक, इसको बोलते हैं प्रसाधन। ये सामान, विद्युत अवरोधक इत्यादि का उपयोग सब बता रहे हैं। सब जो यूज है, जो झारखंड में वनों का यूज है उसका बता रहे हैं। वन मृदा संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, अपरदन को रोकना। अब भैया पेड़ रहेगा तभी तो रोकेगा। पेड़ रहेगा तो पेड़ क्या करेगा, मजबूती से जड़ को पकड़ कर मिट्टी को रखेगा पकड़ के। और जब पेड़ रहेगा ही नहीं, तो जैसे बारिश आएगी मिट्टी सब बह जाएगा। तो अपरदन को रोकता है, भूमिगत जलस्तर को ऊंचा करना, तापमान को कम करना, प्राकृतिक सौंदर्य की वृद्धि करना जैसे अप्रत्यक्ष लाभ भी हैं। ये लाभ दिखाई पड़ता नहीं है। अब ग्लोबल वार्मिंग, जहाँ पे तापमान वहीं बढ़ेगा जहाँ पेड़ कम होगा। लेकिन जब झारखंड में पेड़ ज्यादा है तो क्या करता, तापमान को तो बैलेंस करता है। ये सब वैसे लाभ है जो दिखाई नहीं पड़ते, उनके सब लाभ है। पांचवा हो गया। छठा, पर्यावरण के प्रदूषण को कम करना, पारिस्थितिकी जो को बनाए रखना, जो इकोलॉजिकल इनबैलेंस है ना, पारिस्थितिकी जो असंतुलन है उसको क्या करता है, बनाए रखता है। तथा ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में भी इसकी भूमिका होती है। अब क्या है, ये सबसे पता ही है आपको। अब तो जेपीएससी वाले हैं, सब पता ही होगा आपको क्या है ग्लोबल वार्मिंग, है ना। वैश्विक तापमान एक तरह से बढ़ रहा है, पूरे विश्व का तापमान बढ़ रहा है ना। और तापमान के बढ़ने से जो समस्याएं होती है उसके बारे में बात, ये सब ये जो है सो सपोर्ट करता है। यहाँ पे हम 6 पॉइंट लिखे हैं, लेकिन 6 पॉइंट नहीं है ये कम से कम 10 प्लस पॉइंट है। तोड़िएगा अलग अलग ना, हर पॉइंट को तोड़ के कीजिएगा अलग, तो यहाँ पे 10 से 12 पॉइंट हो जाएगा। अब इसमें ये बड़ा खुला हुआ फील्ड है,
इसमें आप चाहें तो अपने स्तर से भी 2-4 अच्छा पॉइंट बढ़िया से लिख सकते हैं। जितना लिखा हुआ कम नहीं है, लेकिन आप चाहें तो कुछ पॉइंट यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका है वन से संबंधित समस्या और उसका सुझाव। अब वनों से संबंधित जो समस्याएं हैं और उन समस्याओं का अपेक्षित सुझाव क्या होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। प्रति हेक्टेयर वन उत्पादन काफी कम, निम्न है। यहाँ पे जंगल तो है, लेकिन यहाँ जो जंगल में जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है सो आपका बहुत कम है। उसको क्या किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। कैसे बढ़ेगा? वैज्ञानिक तरीके से बढ़ेगा। उच्च उत्पादकता प्रदान करने वाले वृक्ष लगाए जाए, जल्दी तैयार होने वाले वृक्ष लगाए जाए। ठीक है ना। और वैज्ञानिक विधियां और उसकी व्यवस्था और साथ ही उसका प्रबंधन, देख सब साइंटिफिक बात है। सब वैज्ञानिक विधियां इत्यादि की व्यवस्था तथा प्रबंधन आवश्यक है। तब क्या होगा, प्रति हेक्टेयर में जो जंगल है यहाँ पे ज्यादा होगा झारखंड में। तो झारखंड में एक समस्या है कि यहाँ जो प्रति हेक्टेयर जंगल है वो कम है, और दूर दूर है तो कम है। यहाँ पे इसको देखने वाली बात है। अगला है जो वन आधारित उद्योग है, वनों से चलने वाले जो उद्योग झारखंड में है वो अभी भी उतने मजबूत नहीं है। आप देखिएगा यूरोप में, पश्चिमी देशों में जो वन संबंधी जो उद्योग है काफी बड़ा है, काफी फल फूल रहा है, लेकिन झारखंड में उस प्रकार का ऑर्गेनाइज्ड और टेक्निकली हाई फाई नहीं है। इसलिए कहा गया कि थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा। कागज का उद्योग होगा, लुगदी उद्योग होगा, रेशम का उद्योग, तसर का उद्योग, लाह का उद्योग, बीड़ी उद्योग। अब बीड़ी उद्योग देख लिए, बीड़ी उद्योग झारखंड में क्या दिखाई पड़ रहा है? झारखंड में दिखाई पड़ रहा है कि भैया केंदू का पत्ता तोड़िए अब बेच दीजिए। पत्ता कहाँ गया? कोई ले गया, ठेकेदार ले गया, अब उसको महंगा बेच दिया और जा घटिया तंबाकू डाल के उसको बेचा। अगर बीड़ी उद्योग लग जाए बड़ा सा और सारे केंदू पत्ता को तोड़ के झारखंड में ही वहीं पर रख के सुखा के काट के बीड़ी भर डाल के तंबाकू बेचा, पैसा अच्छा खासा आएगा। तो ये सब सारा सिस्टम जो है यहाँ पे उद्योग का वो ऑर्गेनाइज नहीं है। तेल के सामानों का उद्योग अभी भी आपको ऐसा दिखाई नहीं पड़ा होगा कि झारखंड में कोई ऐसा बहुत बड़ा कारखाना या कुछ बहुत बड़ा ऐसा जगह है जहाँ पे वहाँ का क्रिकेट का बैट मिलता हो, बल्ला मिलता हो, ऐसा कुछ नहीं। सारे खेल का सामान सब बाहर से आते हैं। लकड़ी तो यहाँ पे है, लेकिन लकड़ी होने के बाद भी जो सारा स्पोर्ट्स का लकड़ी का सामान है सब बाहर से आ रहा है। सामानों का उद्योग का विकास व्यवसायिक स्तर पर किए जाने की आवश्यकता है। सारे की पॉइंट है। इस पॉइंट में देखिए, सब पॉइंट में आप भी जोड़ सकते हैं। जेपीएससी वाले जो पीटी पास करके आते हैं मेंस में, तो उतना ज्ञान रहता है कि कहाँ कहाँ पे कैसे पॉइंट को जोड़ना है। ये सब बेसिक की पॉइंट है। इसको चाहे तो इसकी भाषा बदल के इसको जोड़ के आप आगे कर सकते हैं। अब पेड़ों की कटाई भी पारंपरिक है। टांगी से काटिएगा, टांगी से काटिएगा तो 3-4 दिन लग जाएगा। आजकल नया नया मशीन आ गया है। यहाँ पे क्या अभी भी बहुत सारे टांगी से काटते हैं पेड़ को, वो टाइम लगता है। अब ऐसा सा मशीन आ गया, मशीन लगाए फट से पेड़ कट गया। तो श्रम एवं समय को बचाने के लिए आधुनिक एवं आंतरिक विधियों का प्रयोग करना आवश्यक होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस उद्योग में इसको थोड़ा सा व्यवसायिक रूप दिया जाए तो ऐसा इसको करना पड़ेगा। जंगल में लगने वाला आग, ये बहुत बड़ी समस्या है। झारखंड की समस्या ये बहुत ज्यादा समस्या, ये सबसे ज्यादा समस्या है। झारखंड में क्या होता है, ठीक महुआ सुनने का है ना, फागुन महीना, फागुन मतलब फरवरी लास्ट मानिए ना, फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट आएगा है ना, अब शुरू हो जाएगा सुबुगाहट। जितने भी जंगल में महुआ का फूल या महुआ चुनने वाले लोग हैं वो लगाते हैं आग। आग लगा दी, आग खाली जानते हैं लगाना, उसको बुझाते नहीं है, लगा दी आग, चल दिए। पत्ता सब सूखा हुआ है, गर्मी का मौसम आया, सारा जो पेड़ है अपना पत्ता छोड़ दिया, सारा पेड़ पत्ता छोड़ दिया तो पत्ता सूखा हुआ है, लगा दिया आग, जल। अब इस आग लगाने से कभी कभी ये आग बहुत ज्यादा फैल जाती है, तो उसमें जो नए नए पेड़ पौधे कोपले आ रही थी सब जल के खाक हो गया। या कोई वैसा जीव या ऐसा बैक्टीरिया वहां पे आसपास था जो वनों के लिए या जमीन के लिए लाभदायी था, वो भी मर गया। इससे बहुत घाटा होता है। झारखंड में महुआ के फूल चुनने के समय लगने वाले आग से बचाने की व्यवस्था है। इसमें प्रयास किया जाए कि आग नहीं लगाया जाए। अगर आपको महुआ चुनना है तो आप जाइए, सब मिल करके सफाई कीजिए और सारे पेड़ के पत्तों को सफाई कर दीजिए और उसको खाद के रूप में उसको प्रयोग कीजिए, ना कि वहां आग लगा दीजिए। ये आग लगाने पर एकदम कानून बनना चाहिए झारखंड में और बैन लगाना चाहिए कि कोई भी अगर जंगल में आग लगाता है, पकड़ा गया या मालूम चला तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, तब जाके ये फायदेमंद होगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या झारखंड का है। झूम कृषि, अब झूम कृषि का मतलब क्या होता है, एक जगह जहाँ का पेड़ है उसको काट दिए, खेती किए,
कुछ दिन खेती किए, अब देख रहे हैं कि खेती जो खेत हमारा उसका उर्वरता कम हो गया। जैसे उर्वरता कम हो गया वहां से क्या किए, वहां से चल दिए, जगह चेंज कर दिए। उर्वरता कम तो उसको क्या किए, बदल दिए, बदलाव कर दिए, मतलब चेंज कर दिए। अब चेंज क्या होगा, हम नए जगह गए, नए जगह जा करके फिर लकड़ी काटने लगे, फिर लकड़ी काट के फिर गए जंगल। तो ये झूम कृषि का एक तरीका है, ये इसको बंद करना पड़ेगा। ऐसे अब बहुत कम होता है, बंद ही हो गया है, लेकिन फिर भी एक पॉइंट है, ऐसा है ये तो जहां जहां बहुत जंगल है वहां जंगल के लोग काटते हैं, जंगल काटे, उसकी जमीन को खेती किए, जमीन कम उर्वर हुआ, वहां से आगे बढ़ गए और फिर जंगल काट दिए। इस जो प्रोसेस है इसको इसको बंद करना पड़ेगा, इस पर पूरा प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए तथा प्रभावित होने वाले खासकर आदिवासी लोगों के पुनर्वास से रोजगार की व्यवस्था। अब अगर इस पे हम बैन लगाते हैं तो इस पे बैन लगाने पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा किस पे, वो पड़ेगा आदिवासी पे पड़ेगा। तो वैसे आदिवासियों को, ऐसे आदिवासियों को लोगों के पुनर्वास से रोजगार की व्यवस्था कर दी जाए कि भैया आपको हम अलग से काम दे देंगे, आपको जोड़ देंगे मनरेगा में, या आपको अलग से हम व्यवस्था कर देंगे, उसका आपको क्षतिपूर्ति देंगे, लेकिन ये जंगलों को काट के, पेड़ों काट के खेती करने सिस्टम इसको बंद कीजिए। तो ये थोड़ा सा आपका हो सकता है। सुझाव बहुत है, आप जोड़ सकते हैं, आप खुद भी इसमें बहुत सारा पॉइंट जोड़ सकते हैं। अगला क्या है, वृक्षारोपण कीजिए। अब क्या हुआ, जितना पेड़ कट रहा है, जितना पेड़ कट रहा है उतना पेड़ कटने की तुलना में पेड़ लगाया नहीं जा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। पेड़ तो कट रहा है, पूरा कट रहा है पेड़ 100, तो लग रहा है पेड़ कितना 50। तो अंधाधुंध जो लकड़ी की कटाई उससे बचाओ, ऐसे अब हुआ है, ये सब कम हुआ है। आज देखिएगा 10 साल पहले चीजें अलग, 10 साल पहले चीजें अलग थी, अब थोड़ा सा अलग हुआ। अब थोड़ा सा लोग संपन्न भी हो रहे हैं, कुछ पैसा भी लोगों में आ गया, गैस बिजली हो गया, तो उतना अब जा करके और लकड़ी जंगल से काट के ला करके और फिर जंगल लकड़ी का धुआं महिलाओं के लिए जो हानिकारक भी है वो कम हुआ है व्यवस्था। तो कम हुआ, लेकिन उसको और कम कर दिया जाए, मतलब पेड़ कटे ही नहीं और जंगल और ज्यादा लगे, तब जाकर के बात और बनेगी। वानिकी से संबंधित शिक्षा प्रशिक्षण की आवश्यकता, गांव की वन समिति बन जाए, एनजीओ की भूमिका रहेगी, एनजीओ क्या सपोर्ट करेगी, क्योंकि एनजीओ को फंडिंग मिलता है जंगलों को बचाने में, या जंगलों के बचाने के लिए जो अवेयरनेस कार्यक्रम चलते हैं, बहुत सारे एनजीओ को क्या होता है, फंड मिलता है। तो एनजीओ क्या करिए, फंड मिला, डकार दिए, चल दिए, खाना पूर्ति हो गया, सरकार को भी अपना मिल गया कमीशन, एनजीओ को पैसा अलॉट हो गया, काम खत्म हो गया। लेकिन एनजीओ को जो पैसा मिल रहा है वो एनजीओ भी अच्छा काम कर सकती है, और खास करके अवेयरनेस फैलाने में कि आपको जंगल को बचाना है, ऐसे काम कीजिए, ऐसे कीजिए, उसका विकल्प ढूंढिए। जंगल के पत्ते हैं, जंगल का तना है, या जंगल की सूखी लकड़ियां हैं, या जंगल के जो हरे भरे पौधे, उसका कैसे कैसे कहाँ यूज होगा और उसके विकल्प के रूप में आपके पास क्या है, इसको ये एनजीओ बता सकती है। जंगली कीड़े मकोड़ों से वृक्षों की रक्षा, वनों के महत्व पर जागरूकता, अवेयरनेस कार्यक्रम तो चलेगा तो फायदा होगा ही, अवेयरनेस कार्यक्रम चलेगा ये फायदा होगा ही। तो जब हम बात करते हैं किसी भी, या भारत का हो या झारखंड की वनस्पति का, तो सारा बात करते हैं, परिचय में क्या लिखेंगे, उसका कैसे बांटा गया है सो लिखेंगे, बताएंगे वनों का प्रकार क्या है, इसकी समस्याएं क्या है, सुझाव क्या क्या अपेक्षित हो सकता है, सारा पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, निष्कर्ष, निष्कर्ष ये देखिए आपका अपना होगा, निष्कर्ष भले यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये निष्कर्ष आपका अपना खुद का होगा, सेल्फ। जो निष्कर्ष होगा वो निष्कर्ष आपका खुद का होगा, सेल्फ होगा निष्कर्ष। किसी का कॉपी आप निष्कर्ष कीजिएगा तो कितना दिन कीजिएगा, 1 बार 2 बार 4 बार, सारा पूरे एग्जाम में जो आंसर लिखना खुद का लिखना है, और वो आपको निष्कर्ष आपको खुद का होगा कि अब आप क्या समझते हैं, अब निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, सरकार क्या कर रही, आप क्या चाहते हैं। इसमें कुछ पॉइंट जो है तो निष्कर्ष वाला आपको तैयार करना पड़ेगा। यहाँ जो लिखा हुआ देख लीजिए, वनों का संरक्षण एवं विकास आवश्यक है, तो वन की आदर्श सीमा कुल क्षेत्रफल का 33% प्राप्त किया जा सकेगा। इसके लिए झारखंड सरकार को गंभीर क्रियान्वयन, खासकर वन नीतियों का क्रियान्वयन आवश्यक है। झारखंड के संदर्भ में वन अधिकार अधिनियम, एक आपका वन अधिकार अधिनियम 2006 है ना, इसको लागू करना चाहिए। इसमें ये जो अधिनियम है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आदिवासी होंगे या जो वनवासी होंगे उनको मान्यता मिलेगी, मतलब उनका जो अधिकार है उस अधिकार को देखा जाएगा कि उनको अधिकार को छीन तो नहीं रहा है। तो उससे क्या होगा, उससे होगा कि जो जनजाति है
और जो अन्य पारंपरिक वनवासी है उसका कल्याण हो पाएगा। क्योंकि अगर हम इसमें बनाएंगे, कानून बना देंगे कि नहीं आप जंगल काट ही नहीं सकते हैं, या ये जंगल आपका नहीं है। अभी भी बहुत सारे आदिवासी जो वनवासी हैं वो कहते हैं कि ये जमीन हमारा है, ये जमीन भी हमारा है, जंगल भी हमारा है। अगर यहाँ पे मतलब द्वंद्व हो जाएगा तो फिर अच्छी बात नहीं होगी। तो अधिकार का जो कानून है भारत सरकार का, उसको बताया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और कानून इम्प्लीमेंट करके बताने के साथ साथ उनको मान्यता दिया जाए कि ये आपका अधिकार है, तो ऐसा बताया जाए तो जाकर के ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऐसा कुछ पॉइंट और आता है आप इसमें जोड़ सकते हैं। देखिए निष्कर्ष में कुछ पॉइंट आप खुद भी, निष्कर्ष में आप कुछ भी देख लीजिए, कुछ भी पॉइंट जो है ना वो आप जोड़ सकते हैं। अब झारखंड सरकार की योजनाएं, अब कुछ योजनाएं अगर चल रही हैं वनों संबंधी, ठीक है ना, या जो वन अधिकार कानून है उसका इम्प्लीमेंटेशन, वन अधिनियम है 2006, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, ठीक है, या सरकार की कुछ नीतियां बनी है हाल के दिनों में, सरकार की कोई नीति बनी है, वन संबंधी कोई नीति बनी है, तो ये सब जोड़ करके आप निष्कर्ष लिख सकते हैं, ठीक है ना। या कुछ नए उद्योग, वो नए वन संबंधी वन उद्योग यहाँ पे अगर नए वन उद्योग अगर लगाए गए हैं उसके बारे में आप बात करके अपना निष्कर्ष जोड़ सकते हैं। इसका कोई पैमाना नहीं है, फिक्स नहीं है, इसका कोई पैमाना ही नहीं है, आपका निष्कर्ष आपका होगा। सवाल क्या पूछा है, सवाल के डिमांड के अनुसार, जो सवाल का डिमांड होगा, जो सवाल का डिमांड होगा उस डिमांड के अनुसार ही आप उसका आंसर लिखेंगे, और उस फॉर्मेट में, उस आंसर फॉर्मेट में यहाँ पे क्या जोड़ना है, लिखना है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। एक हम बता दिए आदर्श, यह सीखना पड़ेगा आपको। तो परिचय क्या, उसका मुख्य भाग में क्या, मैप कहाँ बनेगा, और फिर निष्कर्ष में क्या लिखा जाएगा, सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। मेंस का अगर बोलिएगा तो ये आपका अगर देखा जाए तो एक मेंस राइटिंग का एक आदर्श जो है ना, परिचय देखिएगा। तो परिचय क्या हो, उसका मेन बॉडी क्या हो, या कोई मैप का डिमांड है तो उसको लिख देंगे, अदर पार्ट है तो उसको लिख देंगे, कोई आलोचनाएं हैं तो उसको लिख देंगे, है ना, और कुछ सुझाव उसको लिख देंगे, और लास्ट में फिर आपका निष्कर्ष। तो इस प्रकार का जो पूरा आंसर फॉर्मेट है इसको आप फॉलो कीजिएगा तो अच्छा होगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा। ये सब चीज़ें किसका, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस का, बार बार लिखेंगे तो आपको आ जाएगा। बाकी ये तो झारखंड का मैप है, ठीक है। तो हम लोग आज इस टॉपिक पे बात किए, इस पे अभी और काम करना पड़ेगा, और डायमेंशन से आप इस पर और काम कर सकते हैं। मेन जो झारखंड की वनस्पति था उसका जो सिनॉप्सिस है उसको आप आधार मान लीजिए। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा ना, तो कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन का जो आधार होगा वो आधार होगा उसका सिनॉप्सिस। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन का जो आधार होगा वो होगा आपका होगा आपका सिनॉप्सिस। इसके आधार पे आप लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये काम करना पड़ेगा कि लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा है और उसमें हमको लिखना क्या है, तो इसका पूरा मान लीजिए सिनॉप्सिस, और उसके आधार पे सबसे जो बड़ा भाग होगा ये वाला भाग होगा, ये सबसे बड़ा भाग होगा। इस सवाल में सबसे जो बड़ा भाग होगा तो बड़ा भाग होगा ये। बड़ा भाग का मतलब क्या, बड़ा भाग का मतलब 300 वर्ड में, 300 वर्ड्स में ये लिखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम जो बताया नोट्स वर्ड बहुत ज़्यादा हो गया तो आपको कम करना पड़ेगा ना। तो मेरा बहुत ज़्यादा हो गया, आपको 600 वर्ड में लिखना है। अगर हम 600 या 500 में हम लिख के आपको आंसर मैटर देंगे तो फिर उसको आपको और कम हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा विस्तार से बात किया गया, लेकिन आप जब देखिएगा तो प्रैक्टिस करेंगे 600 वर्ड में आपको लिखना है। और 600 वर्ड में प्रयास करना है कि जो ये वाला भाग है झारखंड में वनों का जो प्रकार का मुख्य भाग है ये थोड़ा सा आप इसको बड़ा कर दें। कि अभी आप लोग बहुत ज़्यादा एमसीक्यू पीटी में क्या है, थ्योरी पढ़े एमसीक्यू लगाए, तो ये सब निकलना पड़ेगा। मेंस की पढ़ाई एकदम अलग है। मेंस की पढ़ाई में कंटेंट, उस पर कमांड, और कमांड के बाद फॉर्मेट, और फिर उसका प्रैक्टिस, और फिर राइटिंग लिखना पड़ेगा। बार बार लिखिएगा तब जाके होगा, ठीक है। तो ये जो क्लास था, ऐसे क्लास आपको लगातार, ये तीसरी क्लास थी आज झारखंड की वनस्पति का, और ये क्लास में चलता रहेगा। झारखंड का भूगोल पूरा होगा, झारखंड का इतिहास, झारखंड की अर्थव्यवस्था, और झारखंड में एग्रीकल्चर साइंस का जो पार्ट है, ये 4 पार्ट आपका होगा। तो क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो भी, खराब बुरा लगा होगा तो भी
कमेंट कीजिएगा हम कहाँ तक प्रयास कर पाए हैं। ठीक है, इसका डायमेंशन और हो सकता है आंसर लिखने का, वो भी आप इसको लिख सकते हैं और लिख करके इस नंबर पे आप भेज सकते हैं। जेपीएससी का ग्रुप भी बन रहा है, जेपीएससी का ग्रुप बना हुआ है, तो आप चाहेंगे तो इस नंबर पे आप जेपीएससी ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जेपीएससी एग्जाम के लिए, चाहे वो जेपीएससी पीटी के लिए हो, जेपीएससी पीटी के लिए हो या मेंस के लिए हो, तो आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बाकी क्लास अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, क्लास में कुछ सुधार लगा कि कुछ और सुधार किया जाए तो भी कमेंट कीजिएगा। क्लास अभी लगातार चल रही है। आज के लिए इतना ही। अगला जो क्लास होगा वो क्लास होगा आपका झारखंड की मिट्टी का, झारखंड की मिट्टी पढ़ेंगे, फिर उसको आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।